क्विज सॉल्यूशन 56 अपॉप्टोसिस की बात करेंगे, मरने और मारने की। जब हम लोगों ने अपॉप्टोसिस की बात की तो हमने पाया था कि कुछ खास बातें थी, जैसे कि बड़ी सफाई से सेल मारी जाती है और मैक्रोफेजेस आकर के बच्चे कुछ टिकड़े उठा जाते हैं। हम लोगों ने यह भी समझा था कि नेक्रोसिस और अपॉप्टोसिस में फर्क है। जहां नेक्रोसिस ब्लड शेड है तो अपॉप्टोसिस सफाई के साथ कत्ल है। अब ये तो क्वेश्चन था कि नेक्रोसिस सिर्फ एक्सीडेंटल है या फिर वैसे भी हो सकता है। हमने समझा भी था कि नेक्रोसिस करने के लिए कई बार कुछ टारगेट सेल भी आती हैं किसी सेल को मारने के लिए। वैसे जनरली नेक्रोसिस जब भी होता है तो किसी एक्यूट इंसल्ट, कोई ट्रॉमा या फिर लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, इन कारणों से कॉमनली देखने को मिलता है। फिर हमने ये भी पाया कि कुछ प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं इंट्रिंसिक पाथवे में। कुछ ऐसे प्रोटीन हैं जो एक्टिवेट कर सकते हैं अपॉप्टोसिस को, तो कुछ ऐसे प्रोटीन भी हैं जो अपॉप्टोसिस को रोक सकते हैं। प्रो और एंटी की बात कर रहे थे। और जब भी माइटोकॉन्ड्रिया से कभी अपॉप्टोसिस स्टार्ट होता है तो साइटोक्रोम सी बाहर निकल के आता है। एपफ1 की कहानी, कास्पेस9 की स्टोरी। हमने तो ये भी समझा था कि न्यूरॉन्स बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है इसको समझने के लिए, खास तौर से सर्वाइवल सिग्नल को लेकर के। जिन न्यूरॉन को सिग्नल मिल जाता है वो बच जाती हैं और जिनको नहीं मिलता वो मर जाती हैं। अपॉप्टोसिस हमेशा इंड्यूस नहीं होता। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर ग्रोथ फैक्टर्स या फिर सर्वाइवल सिग्नल्स ना मिलें तब भी सेल अपॉप्टोसिस शुरू कर देती हैं, मतलब बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम्ड है वो इस काम के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन वुड सेल डाई बाय नेक्रोसिस, अपॉप्टोसिस ना हो। तो देखिए अपॉप्टोसिस कब होता है, जब कभी डीएनए में डैमेज हो जिसे आप रिपेयर ना कर सकते हो, या फिर डेवलपिंग न्यूरॉन्स, जब भी हमने देखा भी कि अगर उन्हें सिग्नल ना मिले तो, और वायरस इन्फेक्टेड सेल, जब कोई सेल वायरस से इन्फेक्ट हो जाती है तो वो अपने वायरस के एंटीजन को दिखाती है MSC1 के द्वारा, और टीसी सेल आकर के पहचान करके फास्ट लिगेंड के थ्रू उसमें अपॉप्टोसिस शुरू करा सकते हैं। तो ये सारे कारण तो थे अपॉप्टोसिस कराने के। हार्ट मसल सेल को निकाल दीजिए, ऑक्सीजन हटा दीजिए, तो भाई जो दिक्कत आएगी इस कार्डियक टिश्यू के अंदर, ये नेक्रोसिस कर सकता है। जब भी कभी एनवायरमेंटल स्ट्रेस क्रिएट होता है तो आमतौर पर नेक्रोसिस का कारण बनता है। इसलिए इनमें से बेस्ट आंसर था नंबर 3। Which cellular organelles are involved in the initiation of the intrinsic pathway? Intrinsic pathway के लिए माइटोकॉन्ड्रिया इस्तेमाल होता है। पर ऑक्सीजोम जहां लिपिड मेटाबॉलिज्म के लिए जिम्मेदार थे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, और लाइसोसोम्स एंडोसाइटोसिस के द्वारा जो आई हुई चीजें उनको डिग्रेड करने के लिए। लेकिन अपॉप्टोसिस शुरू करने का काम तो माइटोकॉन्ड्रिया का है, सेल के अंदर से। साइटोक्रोम सी वाली कहानी। हम लोगों ने यह भी देखा कि BCL2 फैमिली के बहुत सारे प्रोटीन हैं, जिनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके पास 1, 2, 3, 4 नाम का BH डोमेन मिलता है, एंटी अपॉप्टोटिक। BCL2 है, XL है, BCLW, MC1, A1 वगैरह, ये सब के सब ऐसे हैं जो अपॉप्टोसिस होने को रोकते हैं। तो BH 1, 2, 3 वाले प्रोटीन थे जिन्हें हम एंटी सर्वाइवल कहते हैं या फिर प्रो अपॉप्टोटिक, और ये थे बेक्स, बैक, बॉक। अलग अलग काम थे इनके। तो BH3 ओनली प्रोटीन भी थे जिनमें केवल यही डोमेन मिलता है, BH3, और ये भी प्रो अपॉप्टोटिक हैं, जैसे कि बिम, प्यूमा, नॉक्सा वगैरह, बैड, बिड। ये सारे प्रोटीन्स कहीं ना कहीं माइटोकॉन्ड्रिया वाली कहानी में हमने समझे भी थे। जैसे कि BCL2 फैमिली के प्रोटीन्स कुछ बैक्स या बैक को रोकते थे कि वो चैनल ना बन जाए। अगर वो चैनल बन जाएंगे तो फिर मॉलिक्यूल बाहर निकल के आएंगे साइटोक्रोम सी जैसे, और अपॉप्टोसिस को शुरू कराएंगे। तो सेल के बाहर से इनिशिएट की हुई अपॉप्टोसिस को हम लोग बोलते थे कि ये एक्सट्रिंसिक पाथवे है जिसमें फास्ट लाइगेंड और उसके रिसेप्टर्स, टी सेल के सरफेस पर लाइगेंड मिलते थे और जिस सेल को मरना है उसके ऊपर होते थे रिसेप्टर। एक बार ये बाइंडिंग हो गई तो डिस्क नाम का कॉम्प्लेक्स बनता था जिसमें कास्पेस 8 हुआ करता था, और उसके एक्टिवेशन होने से फिर एग्जीक्यूशनल कास्पेस एक्टिवेट होते थे और अल्टीमेटली सेल का बैंड बसता था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एन एग्जांपल ऑफ एंटी अपॉप्टोटिक मॉलिक्यूल, एंटी की बात कर रहे हैं, और BCL2 बड़ा अच्छा था इस मामले में। BCL2 बैक्स को चैनल बनाने से रोकता है और सेल को सर्वाइव कराता है, जबकि FADD याद होगा तुम्हें, ये रिसेप्टर का पार्ट था अंदर वाला।
जिस पे आके दूसरे मॉलिक्यूल बाउंड करते हैं, अडाप्टर की तरह काम करता है अपोप्टोसिस करवाने में। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट रोल इन रेगुलेटिंग द इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ अपोप्टोसिस आर प्लेड बाय BCL2 फैमिली प्रोटीन्स मेंबर्स बेक्स और BCL2। जहां बेक्स चैनल फॉर्मेशन करता है, वो चैनल जिससे साइटोक्रोम सी बाहर आ सकता है और सेल को मरवा सकता है, तो BCL2 इस कहानी को रोकता है। यानी कि बेक्स स्टिमुलेट करता है अपोप्टोसिस और BCL2 इनहिबिट करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज अ डेथ रिसेप्टर व्हिच ट्रिगर्स द एक्सट्रिंसिक पाथवे। अब इनमें से कौन सा प्रोटीन था जो डेथ रिसेप्टर की तरह काम करता है? वो फास था। फास लाइगेंड रिसेप्टर से बाइंड करता है, लेकिन रिसेप्टर तो फास है और उसका अडाप्टर मॉलिक्यूल था FADD और अंदर कास्पेस को एक्टिवेट कर रहा था 8 को। तो रिसेप्टर वर्ड के साथ तो केवल यही जाएगा। ये डायग्राम भी तुम्हें याद होगा, जहां फास्ट लाइगेंड से रिसेप्टर बाइंड कर रहा है और ये ट्राइमेरिक थे TNF फैमिली के। तुम्हें ये भी याद होगा बैड वाली कहानी कि अगर बैड प्रोटीन पे फॉस्फेट लग जाए तो वो BCL2 को ब्लॉक नहीं कर सकता एंड सेल विल सर्वाइव। बैड प्रोटीन अपोप्टोसिस करवाना चाहता है BCL2 को रोक करके। फिर हमने ये भी पाया कि नेमेटोड्स के अंदर और मैमल्स के अंदर कहानी जैसी है, नाम डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे कि SAD9 नाम का प्रोटीन, SAD9 नाम का प्रोटीन BCL2 के इक्विवेलेंट है। तो SAD4 जैसा मॉलिक्यूल हमारे यहाँ FF1 मिलता है और SAD3 नाम का मॉलिक्यूल हमारे यहाँ कास्पेस9 के नाम से जाना जाता है। Which of the following are killed by extrinsic apoptotic pathway? एक्सट्रिंसिक मतलब फास्ट लाइगेंड रिसेप्टर वाली कहानियां। डैमेज DNA होगा तो सेल के अंदर से कहानी शुरू हो जाएगी। न्यूरॉन सिस्टम के अंदर सेल बचाने की कहानी थी। अगर इरिटेशन करोगे तो DNA डैमेज होगा। तो फिर वायरस इन्फेक्टेड सेल थी कि जब भी कभी वायरस इन्फेक्टेड सेल कभी कोई एंटीजन प्रेजेंट कर रही होती है तो T सेल उसको पहचानती है और उसमें अपोप्टोसिस इनिशिएट करती हैं बाहर से। The triggering of intrinsic pathway of apoptosis involves a balance between pro-apoptotic और anti-apoptotic proteins. इनमें से कौन सा एंटी अपोप्टोटिक है? एंटी अपोप्टोटिक का मतलब है अपोप्टोसिस ना करने देने वाला, जो रोक दे उसको, और वो है BCL2। देखिए बैड, बैक्स, ये सबके सब ऐसे थे जो चाहते हैं अपोप्टोसिस हो जाए, तो ये एंटी नहीं है, ये प्रो अपोप्टोटिक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो BCL2 है। साइटोक्रोम C अपोप्टोसिस शुरू कराता है अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर हो। वैसे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का मेंबर था। SAD9 C एलिगन का ये बता रहा है कि ये BCL2 का होमोलोग है और इसी कारण लोग पूछा हुआ इन्होंने। साइटोक्रोम C एक्टिवेट FF1, इसके लिए तुम्हें ये वाली चीजें याद होनी चाहिए। इनिशिएटर जो कास्पेस है, जो कहानी शुरू करते हैं थे 2, 8, 9 और 10, तो सेल के अंदर तबाही मचाने वाले थे 3, 6, 7, जिन्हें हम एग्जीक्यूशन बोलते थे। और कुछ कास्पेस ऐसे भी थे जो यहाँ कहानी में इन्वॉल्व होते ही नहीं है, केवल इन्फ्लेमेशन में काम आते हैं। कास्पेस का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि C था सिस्टीन के लिए और ASP था एस्पार्टिक एसिड के लिए। आखिरकार ये सिस्टीन प्रोटीएज थे और ये टारगेट प्रोटीन में कट मारते हैं, प्रोटीएज हैं बाय नेचर, कट मारते हैं एस्पार्टिक एसिड की बगल में। कई बार ये इनएक्टिव को एक्टिव में कन्वर्ट करते हैं, तो ये टारगेट प्रोटीन्स सेल के स्ट्रक्चर के प्रोटीन में तो सेल की तबाही भी करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया साइटोक्रोम से बाहर निकल के FF1 से इंटरेक्ट करता है और फिर कास्पेस9 से इंटरेक्ट करता है। इसके पास कार्ड नाम की सीक्वेंस थी। तो साइटोक्रोम C एक्टिवेट FF1 व्हिच रिक्रूट कास्पेस9 को। कास्पेस 8 वाली कहानी थी सेल के बाहर से। डिस कॉम्प्लेक्स वहीं बनता है। अपोप्टोसोम पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम है जिसमें साइटोक्रोम C भी इन्वॉल्व होता है। नेक्रोसिस इज ओनली एक्सीडेंटल डेथ एंड अपोप्टोसिस इज प्रोग्राम डेथ। अब ये कहानी ट्रू थी या फॉल्स? तो ये थी फॉल्स, क्योंकि टी सेल ग्रेंजाइम परफोरिन छोड़ करके भी सामने वाले सेल में नेक्रोसिस कर सकते हैं और ये भी एक प्रोग्राम प्रोसेस है। तो ऐसे ये कहना कि केवल एक्सीडेंटल डेथ है, ये गलत है। तो जहां तुमने अपोप्टोसिस की पुरानी जानकारी रिवाइज की होगी तो कुछ क्वेश्चनों के आंसर करके तुम्हें थोड़ी संतुष्टि भी हुई होगी। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर ऐसा है जो यहाँ गलत मार्क हो रखा है और हमने जो डिफाइन किया अभी वो सही था, तो वो सही है। एक आधा नंबर मिस भी हो गया तो कोई बात नहीं, जानकारी तो ठीक थी।